रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तन्हाई ही तन्हाई, मजीद मुकदमात और अवाम का फैसला, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। नाना करते, खदशात की धुंध छटते, इल्तवा और मनसूखी से जान छुड़ाते, इबामों से निकलते निकलते आखिरकार इलेक्शन सामने बिल्कुल करीब नजर आ रहे हैं। आज 4 फरवरी है और पाकिस्तान में 12वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। हम और आप 8 फरवरी को वोट डालेंगे। वोट देना जहाँ हमारा कौमी फरीजा है, वहीं इसका दुरुस्त सोच समझ, छान फटक और सही इस्तेमाल इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। हम अक्सर वोट देते वक्त अपने छोटे छोटे फायदों, मफाद, लालच या नौकरी के वादों की वजह से वोट डालने को तरजीह देते हैं। इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ही हमारा लालच और हमारा मफाद बन जाए और इसी बुनियाद पे हम अपना वोट कास्ट करें? हम अक्सर अपनी जात, बिरादरी, महल्लेदारी और ताल्लुकात की बुनियाद पर वोट डालने को तरजीह देते हैं। इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ही हमारा रिश्ता, नाता, जात, बिरादरी और ताल्लुक बन जाए और हम इसी बुनियाद पर अपना वोट कास्ट करें? हम अक्सर किसी की ताकत, असर और रसूख और दौलत से मरूब होकर भी वोट डाल देते हैं। इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान को ही अपनी सारी ताकत और दौलत बना लें और इसी बुनियाद पर अपना वोट कास्ट करें? हम अक्सर मुख्तलिफ किस्म के सियासी और जाती मफाद में लिपटे बयानियों से मानूस होकर वोट डालते हैं। इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत को ही अपना बयानिया बना लें और इसी बुनियाद पर अपना वोट कास्ट करें? हम अक्सर गलियां पक्की करने, सड़कें और सीवरेज के वादों पर ही वोट डाल देते हैं। क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान को ही अपना तरक्याती प्रोजेक्ट बना लें और इसी बुनियाद पर अपना वोट कास्ट करें? हम अक्सर अंधे यकीन और शख्सियात की मोहब्बत को बुनियाद बनाकर वोट डालते हैं। क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि हम पाकिस्तान को ही अपनी अंधी मोहब्बत बना लें और इसी बुनियाद पर अपना वोट कास्ट करें? हम अक्सर किसी को जीतता देखकर भी अपना वोट डाल देते हैं। हम अक्सर 500 से 5000 में अपना वोट बेच भी देते हैं। आटे की एक बोरी, बिरयानी की प्लेट, मोटरसाइकिल की कुरानदाजी के लालच में भी हम वोट डाल देते हैं। ऐसा करने से अब हमारा छोटा सा वक्ती फायदा तो शायद हो जाता है, लेकिन इस तरह एक रॉन्ग नंबर जीतने से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। पाकिस्तान बनने से अब तक हम दायरों में ही सफर कर रहे हैं। दायरों का ये सफर खत्म करने के लिए अवाम भी वोट का बेहतर इस्तेमाल करके अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह पार्टियां बदल बदल कर एक ही चेहरा आपके सामने बार बार आता है ना, और वो चेहरा भी सिर्फ एक ही बार इलेक्शन मुहिम के दौरान वोट मांगने या किसी के जनाजे या कॉर्नर मीटिंग में ही आपको दिखाई देता है। और जीत के बाद अगले 5 साल तू कौन और मैं कौन? तो अपना कीमती वोट देते वक्त नुमाइंदे का हल्के के अवाम से ताल्लुक और वेलफेयर को भी सामने रखें। इसलिए इलेक्शन सिर्फ लड़ने वालों का ही नहीं इम्तहान होता, बल्कि मेरा और आपका बतौर वोटर भी इम्तहान है। इसलिए अपने वोट की बुनियाद पाकिस्तान के मफाद पर रखें, साफ सुथरे और पाकिस्तान से मुखलिस लोगों को आगे लाएं, ताकि अगले 5 साल उनको कोसने और खुद पछताने के बजाय हम मुल्क को तरक्की करता देखें, अपनी बेहतरी का सबब बनते देखें। तो फिर आइए कोशिश करते हैं कि इस बार हम और आप इस इम्तहान में कामयाब हो सकें। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर ज़िया साहब और सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, जरा आगे इलेक्शन पे भी बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में बात या गुफ्तगू कह लें यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि इमरान खान की सज़ाओं के बाद ना सर 2-3 दिन से आप इमरान खान की तन्हाई के ऊपर काफ़ी बात कर रहे हैं। आपने कॉलम भी लिखा, इमरान खान तन्हा, सियासत हार गया। तो आपके ख्याल में सिर्फ 2 साल के अंदर ये सब कुछ कैसे हो गया? और फिर आजकल आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी काफ़ी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आपने कहा कि जेल में जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया कि भुट्टो साहब जो हैं वो ये कहते थे कि आखिर में सब उनका साथ छोड़ के चले गए हैं, वो अकेले रह गए हैं। तो ज़रा ये भी बताइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ उसमें क्या मुमासलत है और क्या फ़र्क है? बहुत बहुत शुक्रिया पारस। पहले तो जब आमिर ज़िया साहब भी हैं और आमिर इलियास साहब भी हैं, तो क्या ही अच्छा होता कह देते कि आमिर हफीजुल्लाह, तो कम से कम आज का पैनल तो ये अलिफ वाला आमिर ही आमिर नहीं है, ये एन वाले आमिर हैं 2 साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, क्राइसिस ये है कि एक कोई जो हमारा जो पॉलिटिक्स है
इसके जब वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा काम है। मसलन कभी मैं ये कह रहा होता हूँ कि ये पार्टी जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो लोग समझते हैं कि शायद ये पार्टी गैर मकबूल हो गई है। अब ये बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना जब तक कि हमारे कोई दानिशवर दोस्त हमारे साथ बैठे हो और वो ये समझ पाते हैं, आम आदमी नहीं समझ पाता कि कई दफा आप बहुत पॉपुलर होते हैं लेकिन आप उस वक्त रेलेवेंट नहीं होते। आप क्रिकेट के चैंपियन है और हॉकी का कोई चैंपियन मैच हो रहा है तो मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो क्रिकेट के चैंपियन नहीं रहे। मैंने जब कहा कि इमरान खान तनहा रह गई है तो पहली बात तो यह है कि अरसा दराज से मेरे जहन में एक ही बात आती थी और वो चूंकि पाकिस्तान का जो पस मंजर है वो मेरे सामने था। उस तनाजुर में जब मैं पेश मंजर सामने आता था या पेशबंदी करता था तो मुझे लगता था कि तहरीक इंसाफ 2023 या 2024 जब भी इलेक्शन होंगे जो कि अब 8 फरवरी को इंशाअल्लाह हो जाएंगे तो ये तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी नहीं होगी। अब ये मुझे समझ नहीं आती थी कैसे नहीं होगी, बैन लगाना ही मुश्किल है, कोर्ट ही मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि बहरहाल तरीकाकार एक ऐसा इजाद कर लिया गया कि तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी अब इस इलेक्शन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि गौर खान साहब को जब पार्टी दी गई है तो गौर खान साहब जो हैं उनका नाम तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने कभी भी नहीं किसी हवाले से भी सुन रखा था। फिर उनके साथ जितने बड़े बड़े लीडर सामने आए जिनमें हमारे बड़े मुहतरम दोस्त हैं सैयद अली जफर साहब हैं, जिसमें अफजल शेर मरवत साहब हैं और जो 5-7 वकला थे, ये जब सामने आए तो ये जब जितने सामने आए तो ये एक साल से पहले ये तहरीक इंसाफ के साथ इनका कोई ताल्लुक किसी वास्ते से नहीं था। अगर एक आदमी था तो कोई ताल्लुक वास्ता तो जिस नहीं लेवल का था लेकिन सर मुझे ये बताएं कि कोई खाते में नहीं लाया जाता था। इमरान खान सियासत हार गया। मुझे ये बताएं, आप समझते हैं इमरान खान की सियासत अब खत्म हो गई है या आपको लगता है कि इस गड्ढे से निकलने के अभी इम्कानात हैं उनके लिए, कोई आपको नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वैसे आखिरी फिक्र में कह लूं तो चुनाचे जो तहरीक इंसाफ गौर खान साहब के जो सरप्रस्ती वजूद में आई है ये कतई इमरान खान साहब की पार्टी नहीं है। और अभी ये इस पार्टी के मजीद 2 हिस्से हुआ चाहते थे कि इमरान खान साहब ने खुद उसको जो है उसमें रुकावट बने और पैगाम भिजवाया कि आप 5 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब इमरान खान साहब ने ये जो गौर साहब को पार्टी गई, इमरान खान साहब की मर्जी से गई है। लेकिन ये आज हमारा अभी मौजू नहीं है। हो सकता है आप किसी मरहले पे इसको भी जेर बहस लाएं कि आखिर क्यों इमरान खान साहब ने खुद मर्जी से दी है, तो क्यों दी और क्या वजह हो सकती है। बाकी ये है कि तनहा जब उनकी बहन निकली और इमरान खान साहब को जब मेरे ख्याल में दूसरी सजा हुई तो उनकी बहन ने जब 2 फिक्रे कहे तो वो बिल्कुल एक कहानी थी जो कि 1.5-2 साल से कम से कम मैं अपने मेरे कालमों के अंदर बार बार उन्हीं चीजों का जिक्र था कि इमरान खान साहब अकेले रह जाएंगे। बल्कि मैं तो अपने बेटे को जो कि तकरीबन सियासत से लाताल्लुक हो चुका था जनवरी 2022 में कहा था कि तुम्हारे मामू पे बड़ा सख्त वक्त आने वाला है और वो बहुत जल्द तनहा हो जाएंगे और जितने का लोग इसके साथ मौजूद है ये सारे छोड़ जाएंगे। अभी इमरान खान साहब तमतराक के साथ वजीर आजम थे। चलो बदकिस्मती से मैंने जो बात की वो किसी न किसी तरीके से किसी अंदाज में पूरी हो गई। अब उनकी बहन ने जब ये कहा और बड़े खूबसूरत अच्छे अल्फाज यूज किए, कोई किसी पे इल्जाम नहीं ठहराया, किसी को उन्होंने इंडाइट नहीं किया। उन्हें कहा कहाँ गए वो वकील जो कहते थे कि लश्कर आएंगे, वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इमरान खान साहब को छुड़ा के ले जाएंगे, तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। यानी कि इसमें 2 चीजों ने की कि आपने इसलिए वोट टिकट लिए थे इमरान खान साहब, ये काला कोट जो है ये आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा और ये होगा तो तरीके से इलेक्शन लड़ पाएगी। वो जो रीजन देते था वो किसी वजह से सारा पैराडाइम तब्दील किया, वो जेल में सजा भुगत रहा है। मैं जरा आप ही की बात को जरा बाकी जो 2 हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे भी पूछ लूं। आमिर जिया साहब,
आप न्याजी साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान की जमात और इमरान खान की सियासत जो है वो ताश के घरौंदा साबित हुई है, और अगर थोड़ी सी दानिशमंदी दिखाई जाती, उससे काम लिया जाता, तो इस वक्त जो वक्त हैं इससे बचाव मुमकिन हो सकता था? इमरान खान जो थे इतनी मुश्किल में ना होते अगर वो जरा संभल के चलते, म्याना रवि के साथ चलते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मतलब है कि जब इशारे मिल रहे थे और उस तरह से उन्होंने बड़ा परसिस्टेंट तरीके से जो है इदारों के साथ तसादुम किया, और फिर उसी के जलू में हम देखते हैं कि 9 मई का वाकया भी हो गया। तो फिर अगर कोई ये तवक्को करता है कि जी उसके बाद बिजनेस एज होगा, तो बड़ा मुश्किल सवाल था। तो पहली बात हुई कि बहुत सारी चीजें जो होती हैं कि वो आपकी अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप इन हालात में आ जाते हो, तो ये तो बिल्कुल हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इरेलीवेंट हो गए? मेरे ख्याल में यहाँ पे मैं जरा से खिलाफ करूंगा। अगर वो इरेलीवेंट हो जाते तो आप देखें इलेक्शन से 3 रोज पहले ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है, आज शरीक हुआ हूँ, तो 70-80% जो है लोग बात कर रहे होते हैं तहरीक इंसाफ पर और इमरान खान पर, है ना। तो होना तो ये चाहिए कि भाई जो जमात इलेक्शन में लड़ी नहीं रही है उसकी तो हम तस्करा भी ना करें, और जो सियासतदान जेल में उसकी भी बात करने की जरूरत 14 बरस के लिए और 7 बरस के लिए और 10 बरस। हमारा फोकस होना चाहिए उन सियासी जमातों जो इलेक्शन में है, तो उनके पास चीजें हैं, क्या चलेगी, हम उस बात कर रहे हैं। हमारा पूरा अब अगर उनके मुखालफिन मैं यकीन करूं कि जी वो तो रेलेवेंट हो गए, अब तो तारीख का हिस्सा बन गए, तो फिर मुझे शुभ ऐसा नहीं है। और जितना जोर लगाया जा रहा है उनको, बहुत आसान सी बात है। मैं अगर चाहूँ, मेरी ख्वाहिश प्रोग्राम में हम इश्यूज पे बात, हम बार बार उसी शख्स पे बात जो सिलेक्शन में रेलेवेंट नहीं है। तो ये या तो हमारा भी पता है कि कोई इलेक्शन कैंपेन की तक लीडर्स की वो खान साहब के जिक्र के बगैर तो पूरी हो ही नहीं रही थी ना। बेशक उन्हीं की जो सियासत थी उसके ऊपर अपनी ही सियासत चमकाई जा रही है। आप सही कह रहे हैं कि अब तो भाई अवाम की बात करें ना, अवाम के मसाइल को हल करने की बात करें। लेकिन जो अभी आपने वजूहात बताई हैं, आप ये समझते हैं कि खान साहब के जवाल की एक वजह यह भी है कि देखें ना, जब थे तो सभी को दुश्मन बना के रखा ना इसीलिए आज उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं कर रहा। आप देखें बैनुल अक़वामी दुनिया में उनके हवाले से उनके फेवर में कोई आवाज नहीं। यहाँ पे जो इंसानी हुकूक की तंजीमें या वकला तंजीमें वो खामोश, सियासी जमातें खामोश, एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के वाक़े की वजह से गमो गुस्से में है। तो सर आप क्या समझते हैं, खान साहब ने चीजों को मिसरीड किया या फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने उनको मिसगाइड किया है? वो मैं क्योंकि अदब का तालिब इल्म हूं, हम एक टर्म यूज करते हैं जब हम किसी कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं, ट्रेजिक फ्लॉ। जो भी एक आम आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, उसमें कोई कमजोरी भी होती है और उनकी वही डाउनफॉल का सबब बनती है उस शख्स का। और वो क्वालिटी ये होती है बाज़ों का उसको बड़ा उस क्वालिटी से प्यार होता है। अब इमरान खान का मसला ये था कि बड़े सेल्फ राइटियस थे, वो समझते थे कि जी मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ और बाकी जितने मेरे मुखालफिन हैं वो गलत हैं। उनकी सियासत का मंबा उस बुनियाद यही थी कि मैं ईमानदार हूँ और बाकी लोग जो हैं उन्होंने मुल्क को लूटा है, मुबैना तौर पर उसमें लूट मार की है, फलां और ढिमका। अब वो उस चीज के ऊपर वो लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो रिवायती सियासतदान नहीं है, वो गैर रिवायती किरदार है हमारी सियासत। तो उनकी सियासी जमात का जो वो है ना, आप कहेंगे क्लास कैरेक्टर, वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी या नून लीग जैसा है। इस तरह के बड़े लोग हुआ करते थे, इलेक्टेबल्स होते थे, पैसे वाले लोग होते थे। एक जो फर्क था वो इमरान खान था कि जो गैर रिवायती था वो ठीक है, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर था, एक स्टार है, अब भी लोग उनको स्टार समझते हैं, खिदमात बहुत सारी थी। लेकिन सियासत जो जिस तरह से वो चलना चाह रहे थे, पाकिस्तान का जो ग्राउंड है सियासत का वो कुछ थे। और क्योंकि उन्होंने उस ग्राउंड को रीड नहीं किया, क्रिकेट की पिच को अच्छा रीड कर लिया करते थे, ग्राउंड को रीड नहीं कर सके। हत्ता कि जिस इंस्टीट्यूशन के साथ वो एक सफे पे थे उसके अंदर जो इंट्रिकेसीज हो रही थी और बैनुल सुतूर चीजें हो रही थी उसको भी रीड नहीं कर सके। हम देखते हैं कि आज वो साल में हम उनको देख रहे हैं, तो उसमें यकीनन जैसा आप गलती थी, एक उनकी कमजोरी थी और अमूमन जो है किसी न किसी कोई ना कोई होती है। पारस जी आमिर असाना साहब, अब जरा उनके मुकदमात पे आते हैं, लेकिन इस पे एक कमेंट कर दें। जो बात अभी न्याजी साहब से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी, तो आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि इमरान खान सियासत हार गए हैं और उसकी वजूहात यही हैं कि वो जो जान निसारों का ग्रोह उनके इर्द गिर्द मौजूद रहता था वो छोड़ के उनको चला गया है, तनहा रह गए? इशू ये है कि खान साहब अकेले तो रह गए हैं जी, और अपनी पार्टी उन्होंने बचाने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि मैं तो बड़े शुरू से ये कह रहा हूँ कि वो अपनी ज़ात के इसार से बाहर ही नहीं आ रहे। नवाज शरीफ को सज़ा हुई
और वो अपनी बेटी के साथ लंदन से यहाँ आए तो उन्होंने अपनी पार्टी भी बचा ली और सियासत भी बचा ली थी। जो कुछ उनके साथ उस वक्त अदलिया के साथ मिलके कर रही थी और इमरान खान साहब उसके सरखैल थे, उसके बेनिफिशरी थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी को बचाया। खान साहब खवातीन और नौजवानों के झुरमट में जमान पार्क में मुंतकिल हो गए कि पेट्रोल बम चलाओ, मुझे बचाओ। अब जब आप इस किस्म का काम करें और सियासत में लीडर फ्रंट से लीड करता है, आपको पता है 2016 के धरने में जब चौधरी निसार अली खान ने, इनके दोस्त ने डंडा घुमाया था, एक मार्की पे पुलिस गई थी, उसके बाद ये बाहर नहीं आए थे और वहां बाहर शहद की बोतलें निकली थी, आपको पता है गंडापुर साहब की। ये एक दिन भी बाहर नहीं आए, इन्होंने अपनी तस्वीरें जारी की थी कि ये दंड पेल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं ना किया था। सियासत इस तरह नहीं होती। सियासत में परवेज खटक आए हुए थे मोटरवे की तरफ और उनको आगे नहीं आने दिया था बिल्कुल अटक से। तो इमरान खान की बचत भी बन गई, लेकिन उनकी पार्टी आगे आके पीछे हुई। और ये तो फिर जो फैसला था उस वक्त का बराह रास्त कि किसी सूरत में नवाज शरीफ को नहीं चलने देना था, तो इनकी किस्मत बन गई क्योंकि ये लाड प्यार में आए। ये गए इसलिए कि इन्होंने बुजदार चुना, इन्होंने महमूद खान चुना, और जो कप्तान कहते हैं जिसको, इनकी क़यादत और लियाकत सामने आ गई कि सारे किस तरह जो आपने ताश के पत्तों की मिसाल दी उस तरह वो बिखरते हुए चले गए। तजुर्बा भी नहीं था ना, आप दे रहे हैं, उनके पास तो कई सालों का तजुर्बा भी है। मैं जरा इनके मुकदमा पे भी आ जाऊं, आमिर इलियास आना साहब जरा उस पर भी कॉमेंट करें कि बात जारी रखें, इस पे भी आ रहा हूं। ये एक हफ्ते में 3 मुकदमात में सख्त सजाएं, तेज तरीन फैसलों की वजह क्या लगती है? क्या वाकई तेज तरीन इंसाफ की फराहमी या सियासत हुई है यहाँ भी? बैकग्राउंड चूंकि मैंने आपको बताया और फिर इनको जिस तरह लाया गया उस तरह भेजा गया। जब ये 9 अप्रैल आया, अगर ये सियासतदान होते तो ये नवाज शरीफ की तरह सियासी जमातों से बात करने की कोशिश करते, पार्लियामेंट से ना भागते, 2 सूबाई असम्बलियां तोड़ के, और उससे पहले ये आर्मी चीफ की तकरीरी रुकवाने पहुंचे थे, बावजूद इसके के वो जख्म इनके मौजूद थे और व्हील चेयर भी सामने थी। और ये 26 नवंबर को पिंडी आए थे और पिंडी से नाकाम लौटे। फिर इन्होंने 9 मई के ऊपर, आज तो इनके अपने वासिक कयूम और वो जो मरी के एक्स एमएनए सदाकत अब्बासी और एक कर्नल साहब, वो वादा माफ गवाह बने हैं कि ये बाकायदा साजिश और प्लान की गई थी। अब वो वादा माफ गवाह 6 फरवरी को जब पिंडी जेल में, यहीं अडयाला जेल में जहां वो पहुंचे हैं, वो मुकदमा जो बड़ा सबसे होगा वो अभी शुरू होना है, उसके अंदर ये इन्वेस्टिगेशन में आ चुके हुए हैं। अब जो 3 फैसले हुए, अब आप मुझे बताएं कि इनकी पूरी इखलाकी को हमालिया की बुलंदी किस तरह ढेर हुई कि जी मैं 2 कानून नहीं बनाऊंगा, ये कानून का कहते रहे और तोशा खाना से मुस्तफीद होते रहे। पहले इन्होंने कहा मैंने 50% कर दिया, उसी को रिलैक्स करके 20% में लिया और बहुत सारे तोहफे सामने नहीं आए। इनकी अमानत और सदाकत वो निकल गई इसके अंदर। इनको मुल्क की सलामती के ऊपर सजा हुई कि आप जज्बात में बह गए। मैं जज्बात का लफ्ज कह रहा हूं, हालांकि ये पूरी प्लानिंग के साथ साइफर पे खेल रहे थे। फिर जो इद्दत वाला फैसला हुआ, देखिए मैं ना, ये 3 कैरेक्टर हैं, मानेका साहब और बेगम बुशरा और इमरान खान, ये तीनों मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं झूठे हैं। इन्होंने इक्तदार के मजे पूरे लिए हैं। और इसके बाद खान साहब के आज ट्वीट लोग ले आए हैं कि 1 जनवरी को उमर चीमा को जिस तरीके से पीटीआई ने रेडिक्यूल किया और 19 फरवरी को डिक्लेयर किया, और बीच में खान साहब के 6 ट्वीट आए कि ये झूठ बोल रहा है, एक मीडिया ग्रुप को भी कहा और जर्नलिस्ट के लिए खास तौर पर कहा, और फिर अब अदालत में आके वही 1 जनवरी वाला निकाह मान लिया। तो जब आप झूठ सच खुद बोलते हैं, और इमरान खान साहब के हुक्म पे नादिर चट्टा सेक्रेटरी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, उनकी प्रमोशन नहीं होने दी आजम खान ने कह के, और जो मिस्टर टीके जो टीका लगाते थे ताहिर खुर्शीद साहब, जिनके ऊपर एक मिनट उनको कमिश्नर साहिवाल के तौर पे कहा गया कि आप माफी मांगे मानेका के घर जाके, और जब उसने इनकार किया तो सीएम ऑफिस में कहा गया कि इन्होंने मानेका ने कि मेरे बेटे की तुम फोन क्यों नहीं उठाते। ये बताएं कि सच्चा कौन है इनमें। वो कहते हैं अगस्त में हम शुमारी इलाका जात सैर पे गए हुए थे मियां बीवी, वो कहती है मेरी तलाक उससे पहले हो गई थी। मैं बिल्कुल मैं नहीं जा रहा वाले केस की आप बात करें, मैं चाह रही हूं जरा सब पे बात कर लेना, साइफर पे भी बात करें। मैं यही कह रहा हूं कि ये खुद खान साहब ने देखिए कब से साइफर का केस चल रहा था, आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें 2-3 दफा इंटरवीन किया, उसके बाद दोबारा फिर ट्रायल शुरू होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं फौरन फैसला दे दिया जाता है। आपके सहाफती कैरियर में सर आपने देखा होगा ना कि कई मुकदमात ऐसे हैं जिसमें जो वकला हैं वो केसेस को डिले करते हैं, लेकिन क्या कितने मुकदमात आपने ऐसे देखे हैं सर जहां पे जो जजेस हैं वो वकला की नीयत को भांप लेते हैं, और अगर वकला नहीं आते तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से वो जो गवाहान हैं मुजरिम के खिलाफ उनसे जिरा करवाते हैं और 14-14 घंटों की समातें होती हैं। सर
अगर मेरे जहन में ठीक है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब का आज का कॉलम है कि जिन 2 जगहों पे जाके खान साहब के वकला को पेश होना चाहिए था और टाइम लेना चाहिए था, और इद्दत वाले केस में उन्हें ठीक पेश नहीं होना चाहिए था और टाइम लेना चाहिए था, उसके बरक्स ये चले गए। ये लोगों की राय आई हुई है कि वकला किसके साथ थे। आपको पता है ना, लतीफ खोसा साहब, बैरिस्टर, चूंकि सबकी बातें हो चुकी है, एतजाज हसन साहब बड़े इनके साथ थे। वकला ने भुट्टो के साथ क्या किया था? फांसी चढ़ा के पीछे हटे थे। मुझे ये बताएं, आप सियासत में मुशावरत नहीं करते तो फंसते हैं। आप मुशावरत के नाम पे जब आमरियत कायम करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी होते हुए कि आपके साथी आपके सामने जुबान ना खोल सकें, आपकी कैबिनेट में मुराद सईद और ही सिर्फ मशवरा दें, और जब वो बोले तो उसके बाद सारी कैबिनेट लाइन लगा के वही बात करे कि ये खान साहब ने कही होगी, तो फिर ये नतीजा निकलता है। इनको गौर खोज करना चाहिए। इन्होंने बैरिस्टर गौर को जिस दिन चेयरमैन बनाया, मैं समझा कि ये फौज से बात करने लगे हैं, उन्होंने अगले दिन फौज के खिलाफ बात की। जिस दिन इन्होंने ये कहा अलीमा खान ने कि हमें वकला फंसा गए और खान साहब कहते हैं मुझे 19 महीने से मैं इंतजार कर रहा हूं। उसके बाद एक आखिरी बात उसने कहा कि मुझे तो अटक में डील ऑफर हुई थी। तो सच ये बोल कब रहे थे? इस बात को समझेंगे ये यू टर्न है या ये सच है? ठीक है हाफिज, आपके ख्याल में ये 1 हफ्ते में 3 मुकदमात में जो सख्त सजाएं हुई हैं हमारी तारीख के किस रुख का ये तयन करेंगी? और आप समझते हैं कि ये जो सजाएं इनको हुई हैं, ये जो माजी में सियासतदानों को सजाएं हुई हैं, इनका वही अंजाम होगा या आप कुछ मुख्तलिफ देख रहे हैं? पहले तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया है जी। मैं तो कभी एक लम्हे के लिए भी ये बात मेरे मुंह से ना निकली है, ना पिछले एक अरसे से मैं बिलीवर हूं कि सियासत के अंदर सिर्फ एक ही रेलेवेंट आदमी, उसका नाम है इमरान खान। ठीक, मैंने इमरान खान को कभी भी सियासत के रेलेवेंट नहीं कहा। मैंने तो मिलकर ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब मकबूलियत के बावजूद सियासत में रेलेवेंट इसलिए हो गए थे कि मुकाबला सियासत के वक्त हो रहा है इमरान खान मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट, और 24 घंटे में फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन इमरान खान साहब खबरों में है। मैं तो लिख के थक गया हूं कि इसके अलावा है ही नहीं। 2 साल से अगर किसी बंदे ने कैंपेन चलाई है इलेक्शन की और बड़े अरबों रुपए खर्च किए, उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी का वर्कर एक्टिव है पॉलिटिक्स के अंदर, उसका नाम है इमरान खान है, उसके वर्कर एक्टिव है। और एक बंदा जिसके वर्कर सबसे, जो वर्कर के लिहाज से अगर देखें परसेंटेज एक्टिव होने की देख लें, तो इमरान खान का वर्कर ज्यादा आपको एक्टिव नजर आएगा, ज्यादा जील नजर आएगी तादाद में। तो इसलिए मेरे नजदीक तो सियासत में तो इरेलेवेंट नहीं है, लेकिन अब बात चाल निकली है तो अलबत्ता ये मैं कह दूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान इरेलेवेंट हो गए हैं। ये मैंने अपने कॉलम में 2 फिक्रे लिखे। मैंने कहा जी, आप तरीके साहब के वर्कर्स की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि अगर वो टूट के वोट देते हैं तो जीत एस्टेब्लिशमेंट की है, और अगर वो डिसहार्डन होके घर बैठ जाते हैं तो जीत एस्टेब्लिशमेंट की है। कभी ऐसी सिचुएशन भी कोई किसी ने देखी है? मैं आज बता रहा हूं कि तरीके साहब वाले वोट दे के देख लें, जी एस्टेब्लिशमेंट जीत जाएगी। तरीके साहब वाले वो इलेक्शन में वोट ना दें, एस्टेब्लिशमेंट जीत जाएगी। अगर कोई इसके अलावा कोई दावा है तो मैं उसमें बात करने पर तैयार हूं। आजाद उम्मीदवार पे चले जाएंगे सर? बाकी मैं आपकी बात से क्या समझूं कि अगर उनका वोटर नहीं निकलता? आपका प्रोग्राम पारस, आप समझ गए हैं, मेरे साथी समझ गए हैं, सारे लोग समझ, आपका प्रोग्राम मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये एग्जैक्टली बात यही है कि इस वक्त आजाद उम्मीदवार जो है उनमें से मैं तो अपने किसी एक कॉलम में एग्जैक्टली बता चुका हूं, अगर तरीके साहब होती नाम से तो इनको 25 से 30 सीट्स मिलती। अगर तरीके साहब नाम की पार्टी कोई नहीं है और अगर आजाद उम्मीदवार को मंसूब किया गया तो इनकी तादाद 60 से 70 होगी, जिनमें से 40-45 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की किस्मत कैसा बनेंगे, और बाकी 15-20 जो गौर साहब की पार्टी होगी, जो अगेन एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, उसका ऐसा होंगे। और जिनको टिकट दिए हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ सिर्फ तजर्बे के बुनियाद पर, और हो सकता है कि तजाती तौर पर बंदा 100% गलत हो। मैं कोई, मेरे पास ना क्रिस्टल बॉल है ना मैं कुछ जायजा बना सकता हूँ कि ये बंदे चुन चुन कैसे लाए गए हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक हैं।
बल्कि इनकी वजह से मुझे लगता यह है कि अगली हुकूमत का बुरान बढ़ जाएगा सर। लेकिन क्योंकि इसमें और कहीं जाएगी और वो ये सारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ये अलग बहस है, अलग बात है। सर, इन सजाओं के बाद जो वोटर है वो डिमोरलाइज होकर अब 8 फरवरी को पीटीआई का घर बैठेगा, जैसे कि 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैठ गया था, या फिर अब ज्यादा जोश के साथ वोट करने के लिए बाहर निकलेगा ज्यादा तादाद में? मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो इमरान खान साहब पे मर मिटने वाला है, वो ज्यादा जील के साथ बाहर निकलेगा, ज्यादा जोश खरोश के साथ बाहर निकलेगा, बावजूद कि उनको उन उम्मीदवारों पे कतई फेथ नहीं है। ये सारे वो उम्मीदवार हैं जिनका नाम उन्होंने नहीं सुन रखा सिवाय 10, 12, 13 के। मैं जरा ब्रेक ले लूं और आमिर जैसा आपको बात करते नजर आ रहे हैं, जरा मैं उनसे पूछूंगी कि वर्कर निकलता है तो क्या रिजल्ट पे असर पड़ेगा, और वर्कर नहीं निकलता तो रिजल्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़। आमिर जैसा साहब, क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से प्रैक्टिकली माइनस हो चुकी है, या आप समझते हैं कि जो गेम है वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के हाथ में है, और ये जो सजाएं खान साहब को हुई इससे क्या ख्याल है वो कितना डिमोरलाइज हुआ होगा? देखिए, बतौर जमात तो पीटीआई नहीं है, पीटीआई का सिंबल नहीं है, और अगर उनके कारकुन बड़े जोश के साथ निकलते भी हैं तो आपको पता है कि हमारी बहुत सारी जो है देही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और वहां पर मतलब है शरह ख्वानदगी कम है। उसके साथ साथ फिर जाहिर है कि जो इवन पढ़े लिखे लोग भी हैं, फिर जब वो देखते हैं कि पार्टी का निशान नहीं है, स्पेशली जहाँ पे इलेक्टेबल जीतते हमारी 60% सीट जो है नीम देही इलाकों में, देही इलाकों में, ये वो होती हैं। शहरों की बात दूसरी होती है कि शहरों के अंदर इतना ज्यादा बाज़ जात बरादरी का और ये फैक्टर्स नहीं होते, और वहाँ पे जो मिडिल क्लास की एफिलिएशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे मैं कराची की बात करूँ कि कराची बहुत सारे मतलब है कि ठीक है एमक्यूएम की सियासत यहाँ पे डोमिनेट करती है, लेकिन यहाँ पर का एक पढ़े लिखे कराचियाइट में अच्छी खासी फॉलोइंग है। मैं अगर बात करूँ कि जो बिल्कुल गैर सियासी किस्म के लोग हैं लेकिन उनकी हमदर्दियां हैं, तो वो ये कह रहे हैं निकल के पीटीआई को वोट देंगे, तो एक तबका है जो निकल कर वोट देगा। और खुसूसन मतलब है कि सजाओं के बाद, अब सजाओं का मकसद ये था जो जल्दी की गई सजा देने में कि ये बात की जाए कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क थे, उन्होंने फाइनेंशियल करप्शन की, और जो तीसरा मुकदमा जिससे 70 बचा कि वो था इद्दत वाला, वो सिविल सोसाइटी की तरफ से बचा कि किसी को वो लगा कि बिलो द बेल्ट ये वार किया गया। पहले तो मुकदमात में नहीं इतना शोर देखा होगा, लेकिन जो इमरान के बड़े मुखालिफ भी लोग थे उन्होंने भी कहा कि कहाँ चीजें जा रही हैं, और बहुत रात के अंदर मतलब जैसे खवातीन ने बिल्कुल सही उठाया कि कल भी शौहर तलाक के बाद वो कहे कि जी के साल के बाद भी कहे कि नहीं जनाब मैंने तो इसने इद्दत पूरी नहीं की, तो आपने कैंटोरा बॉक्स खोल दिया है और आप मजाक फुल्का बनवा दिया पूरे रियासत पाकिस्तान और हमारे इस्लामी कानून का पूरी। सर, शर्मिंदगी का बाइस है ये चीजें, और इसको डिस्कस करना भी अच्छा नहीं लगता। बड़ी तकलीफ हुई है मुझे बतौर पाकिस्तान। देखिए, आपको गद्दारी पे सजा दें, फाइनेंशियल करप्शन पे दें, लोग आपके साथ होंगे, लेकिन जब आप मामलात में चले जाएंगे तो फिर जो जेन्युइन केस भी होते हैं ना, तो वो भी जो है उसमें सवालिया निशान बन जाता है। तो यहाँ मेरे ख्याल में जो तीसरा मुकदमा था उसका बहुत एक जो है उनको फायदा हुआ है, इमरान खान को फायदा हुआ है, उसका जो फैसला खिलाफ आया है, और उसके नतीजे में एक जो उनके मुखालिफ थे, इंडिपेंडेंट माइंड जो थे, जो जरा सा ये देखते हैं, वो कहते हैं कहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो ये बात है, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोग निकलेंगे भी, लेकिन बतौर जमात। आमिर जैसा बाबी, आपने खुद कहा ना कि वो जमात के तौर पे नहीं, हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के, तो जाहिर है इनके अलग अलग निशानात भी होंगे, तो आप नहीं समझते कि फिर इनको मैनिपुलेट करना जो है वो बड़ा आसान होगा? क्योंकि इस बात का कितना इम्कान लगता है, जो बिलावल भुट्टो ये बात कर रहे हैं कि जी अगर आप चाहते हैं चौथी बार मियाँ साहब ना आए तो पीपल्स पार्टी को वोट दें, और अगर आपने आजाद उम्मीदवार को दिया तो वोट समझे जाया हो गया। बात ये होती है कि जो आजाद होता है वो आजाद होता है, वो फिर पार्टी के नज्म जब्त का पाबंद नहीं होता। बिल्कुल। सियासत में कहते हैं नोटों की झलक भी होती है, और एकदम अचानक किसी का ज़मीर भी जाग सकता है, वो कहेगा नहीं जी बड़ा गलत है, इमरान खान तो बड़ा गलत आदमी है, अब मैं आईपीपी में जा रहा हूँ और मैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक बात होगी कि जो नवाज वोट है ना, वो आजाद उम्मीदवारों को जाएगा ज्यादातर, और क्योंकि आईपीपी के मुतालिक है कि वो बी टीम बनी हुई है नून लीग की, जब भी आप देखिए पीपल्स पार्टी जहानत के साथ अपने आप को नवाज मुखालिफ पोर्ट्रे करिए, बेशक इलेक्शन के बाद जाके राहत कर ले, वो एक अलग बात है, शामिल हो जाए, भी वो कोशिश करें जो एंटी नवाज वोट है, जो बड़ा सब्सटेंटिव वोट है, बहुत बड़ा कराची तक पर, उसको वो चाह रहे हैं कि लोग हर जो पोलिटिकल फोर्स है
उसको कैश इन करना चाह रही है। और नवाज साहब को जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो चाहेंगे कि उनके साथ। सर आप ठीक कह रहे हैं, देखिए पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक था ना पीपल्स पार्टी का, जो बाद में फिर नाराज होकर उनसे पीटीआई की तरफ आ गया था, तो कम से कम वो जो वोट बैंक है वो तो वापस जा सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। मैं वही कह रहा हूँ कि वो लोग फिर ऑप्ट करेंगे कि कौन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा साहब के अगेंस्ट। अब आईपीपी ने अपने आप को तो खुद ही, वो तो बी टीम है ना, कि वो तो उनके साथ ही होंगे, तो जिसको को वोट देना होगा वो उनकी पार्टी को देगा, या फिर वो कहेगा कि सर वो उनके फयाजुल हसन चौहान मुख्तलिफ जगहों पे 2-3 दफा कह चुके हैं कि इन लोगों को लड़ने की इजाजत ही इलेक्शन इसलिए मिली है कि जीतने के बाद ये आईपीपी को ज्वाइन करेंगे, इसी शर्त पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो फयाजुल हसन चौहान की पता नहीं कितना आप संजीदगी से लेती हैं उनकी बात को, लेकिन बहुत सारे जो है लोग के दावेदार होंगे आजाद उम्मीदवारों के, और उसमें मकान जिस पार्टी के साथ हो उनका रुख उसी तरफ होगा उन आजाद ज्यादातर का। ठीक, आमिर इलियास राना साहब, अब ये तख्ते लाहौर की बहुत बात होती है, लेकिन अगर किसी को ज़ाहिर है हुक्मरानी करनी है तो तख्ते इस्लामाबाद ज़्यादा अहम है, तो ये तख्ते इस्लामाबाद पे किसको बरजमान होते हुए देख रहे हैं? और साथ ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि इस्लामाबाद की जो 3 नशिस्तें हैं उस पर किसकी पोजीशन आपको मजबूत लग रही है, खासकर NA47 में? देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त किसी भी सीट पे आप ये नहीं कह सकते कि क्या है, क्योंकि एक तो वो है कि पीटीआई का खामोश वोटर कितना निकलेगा और वो किस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा है। आप अगर ओवरऑल देख रहे हैं तो पीएमएलएन आगे ही है, लेकिन जो बात हो रही है ना कि जी पीपल्स पार्टी वोट मांग रही है, तो पीपल्स पार्टी के पंजाब में कैंडिडेट कितने हैं? उतने कैंडिडेट नहीं है कि अगर लोग फैसला भी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। स्विंग वोट अपना फैसला फिर उस वक्त करता है जो आज के हालात में कि उसको अगर इलाके में कोई काम करना है और वो किससे फायदा उठाता है। इसी तरह आजाद उम्मीदवार होते हैं, वो पहले पीटीआई ने पूरी कोशिश की थी, अब उनको कल समझ आ गई थी कि इंटर पार्टी इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, ये आज़ाद ही रहेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक उसी तरह ढोए जाएंगे, उन्हीं जहाज़ों में जाएंगे जिसमें 2018 में अलीम खान और जहांगीर तरीन लेके गए थे, और वहीं पहुंचाए जाएंगे जो इक्तदार की मंजिल होती है। ये कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ये अगर पार्टी के नाम के ऊपर बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा चुके तो इन आज़ादों की तो हैसियत ही क्या होगी। एक तो मुझे सच्ची बात यह है कि इतना ज्यादा यकीन नहीं है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जीतेंगे। कितनी तादाद में जैसे अब जीतेंगे? पिंडी में सरवर खान जहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, एक मिनट मैं छोटी सी बात कर लूं। सरवर खान जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां चौधरी निसार को बहुत फायदा हो गया। चौधरी निसार को अपनी आबाई सीट चक्री में तो हो ही गया फायदा, लेकिन दूसरी सीट पे भी उनका आईपीपी को वो ज्वाइन करना, पीएमएलएन का वहां कैंडिडेट ना देना, दोनों सूरतों में चौधरी निसार को वहां फायदा हो गया। वहां पीटीआई का वोटर नहीं दे रहा सरवर खान को, वो नाराज है अपनी, वो आईपीपी की तरफ नहीं जा रहा। इसके बावजूद इस्लामाबाद का मिक्स आएगा। यहां पे मैं आपको मुझे बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये बिल्कुल सादा अक्सरियत के करीब भी नहीं पहुंचेगी नून। मेरे हिसाब में तकरीबन सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून मरकज में बना रही होगी, लेकिन हुकूमत सबके साथ मिलकर बनाई जाएगी। ये बिल्कुल नहीं होगा कि जी आप अच्छा सर, ये इस्लामाबाद से थोड़ा आगे तो आप करेंगे। आपको जरा 2-3 चीजें अगर जल्दी बता दें। वहां पे NA56 और NA57, शेख रशीद हनीफ अब्बासी 56 में और 57 में बैरिस्टर दानियाल चौधरी और शेख राशिद शफीक। अब वहां पे पीटीआई ने आजाद उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए शेख रशीद का सपोर्ट करने के बजाय। यहां पे दोनों नशिस्तें किसको जाती देख रहे हैं? देखिए, मुझे बावजूद इसके कि पिंडी में पुअर शो किया मुस्लिम लीग नून ने, मुझे तो आगे अब मुस्लिम लीग नून की किस्मत नजर आ रही है। शेख रशीद तो कैंपेन के काबिल नहीं रहे, और जो पीटीआई के लोग हैं वो जितनी कैंपेन सारे पंजाब में कर रहे हैं वो उतनी ही पिंडी में भी कर रहे हैं। इनकी किस्मत यावरी है। हनीफ अब्बासी को जिस तरह शेख रशीद ने अंदर कराया था, सजा दिलवाई थी, आज शेख रशीद खुद उस रास्ते में पहुंच गए हैं और अपीलें करते फिर रहे हैं, और वो जान अल्लाह से बचने की बजाय वोटर से मांग रहे हैं कि मेरी जान बचाओ, मैं तभी जिंदा रहूंगा अगर तुम मुझे वोट दोगे। अब वक्त गुजर गया, वो चीख चंगाड़ के जो नामूस रिसालत के लगाते थे आज खुद काबिल तरस हालत में है। मुझे तो काफी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि कैंपेन देखे ना, एक फौज से लड़ाई पीटीआई करती हुई जा रही है। जिसका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ था, नून का उनके साथ था, वो रेलिवेंट ही नहीं रही। जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं वो रेलिवेंट होने से मुराद ये है कि अब इलेक्शन में जो नहीं है बिल्कुल तो फिर वो कहाँ है। फिर हाँ। बाद में जब कभी सौदा होगा, तय होगा, फिर देखी जाएगी। नियाज़ी साहब, मियां वाली का इस मरतबा क्या मूड लग रहा है सर? और ये इलेक्शंस में आपको क्या लग रहा है, मखलूत हुकूमत या फिर किसी एक जमात की मजबूत हुकूमत? कल इत्तेफाक से मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ रात खाने पे इकट्ठे हो गए या इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने पूछा कि क्या ख्याल है आपका। मैंने कहा जी ये इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये इलेक्शन किसी के लिए भी प्रेडिक्ट करना जो है बस तुक्के वाली बात है।
देखिए, मैं इस बारे में यकसू हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो ज्यादा शिद्दत के साथ अपने जाएगा। लेकिन आप ये देखें, इसके अंदर अब ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। ये जो एक्टिव वोटर्स होता है, ये हकीकत ये है कि टोटल किसी ने इलेक्शन लड़ा हुआ अगर है जी। और या उसको प्रैक्टिकल तजर्बा है, मुझे तो कम से कम है, इसलिए मैं ये बात सारे उनके साथ उनको शेयर कर सकता हूँ कि ये कोई 5-7% से ज्यादा अगर तहरीक इंसाफ के पास 100 वोट्स हैं, मुस्लिम नून के पास 100 वोट्स हैं, तो तहरीक इंसाफ के 100 वोटों में से 12-13 एक्टिव हैं, मुस्लिम नून के 100 वोट्स में से 3-4-5 एक्टिव हैं। इसे इसके ये एडवांटेज को हासिल है। तो मुस्लिम नून का वट 100 में से शायद 80 निकला है। क्यों निकले इसकी अभी वजह बता देता हूँ। और तहरीक इंसाफ के 100 में से 20 भी ना निकले, क्यों ना निकले, वजह इसकी है कि इलेक्शन डे की जो डायनेमिक्स है वो बिल्कुल फर्क है। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ के एडवांटेजेस हम सबने उससे मुतफिक है कि जी कैंपेन कमाल की चलाई है। जिस बंदे ने 2 साल इस इलेक्शन के लिए कैंपेन चलाई, उसका नाम इमरान खान, उन्हें जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं, होर्डिंग्स लगाए हैं। आप तो स्टीमर नहीं लगा सकते, टाइम खत्म हो रहा है ना, बड़े बड़े वॉल पेपर पूरे शहर में। मैं बता रहा हूँ ना, जब उन्होंने मखलूक, बात यह थी कि मखलूत हुकूमत, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मुस्लिम नून को 100 सीट से ज्यादा 5 सीट प्लस माइनस कर लें और मखलूत हुकूमत बनेगी। कंट्रोल इसी तरीके से रहेगा सॉल्यूशन का, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं आजकल के हालात में। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। आमिर जिया साहब, ये तुक्का ही है लगाना कि जी कौन जीत रहा है, या वन साइडेड इलेक्शन है आपके ख्याल में? साफ नजर आ रहा है। वन साइडेड तो नहीं है, यकीनन नून लीग को एज हासिल है, काफी एज हासिल है कि जिस तरह की उसको सपोर्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि मतलब पीपल्स पार्टी शिकायत है इवन फील्ड नहीं मिल रही है, बाकी जमातों को कहते हैं हम सबके लिए कहते हैं, ये हमें अपनी बात नहीं की हमने सिर्फ। जी वो सबके लिए कहते हैं ना। वो तो एज जो है वो नून लीग को है, लेकिन नून लीग के मुखालफिन भी बहुत ज्यादा तगड़े हैं ना। तो वो आप देखेंगे वो किस हद तक, जो मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगा न्याजी साहब की, ये कह रहे हैं मैं भी कोई 90-95 कारनामा ही होगा अगर ये 100 को क्रॉस करते हैं तो। हालात। आमिर जिया साहब, आमिर लियाना साहब, हफीजुल नियाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।